गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेटिफिकेशन यानी पुष्टिकरण। ओके, रेटिफिकेशन के बारे में एक बार थोड़ा सा पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में करेंगे। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी और के किए गए कार्य को, किसी और के किए गए काम को एक्सेप्टेंस दे देना अपनी एट अ लेटर डेट, राइट। अब इसको थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन की नॉलेज के बगैर या उसकी एक्सेप्टेंस के बगैर उसके लिए कोई काम करता है, ओके, और बाद में वो पर्सन उसके उस कार्य को उस काम के लिए यस कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है उसको एट अ लेटर डेट, मतलब बाद में कभी जाके, तो उसे हम पुष्टिकरण कहेंगे, राइट। तो ऐसा क्यों किया जाता है वो डिपेंड करता है पर्सन की मेंटालिटी पे कि उसने पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट किया और बाद में क्यों किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फिर से देख लीजिए, मान लीजिए दो पर्सन हैं, दोनों के बीच में फ़िलहाल कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसमें प्रिंसिपल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। एक पर्सन, उनमें से एक आदमी दूसरे बंदे के लिए कोई काम कर देता है, लेकिन उसने बोला नहीं है उसको। एक तो होता है ना कि प्रिंसिपल एजेंट को कहता है काम करने के लिए। अभी यहाँ पे तो कोई प्रिंसिपल और एजेंट है ही नहीं, राइट। सिर्फ दो नॉर्मल पर्सन्स हैं। अब उसमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन, जैसे मान लीजिए एक ए है, उसने बी को कोई पैसे उधार दे रखे हैं, राइट। अब वो पैसे उसने उसके खुद के काम के लिए दे रखे हैं। जैसे ए ने बी को 10,000 रुपये दे रखे हैं बी के अपने पर्सनल कामों के लिए। बी क्या करता है, उसमें से कुछ पैसे आगे सी को उधार दे देता है, हालांकि ए ने ऐसा करने के लिए नहीं बोला है, ओके। अब सी उस पैसे का इंटरेस्ट लेकर ए के पास जाता है, क्योंकि एक्चुअल पैसा किसका है, ए का है। अब ए के पास दो ऑप्शंस हैं कि क्या वो उस इंटरेस्ट को रख सकता है जो बी ने सी को उधार दिया, और उस पैसे का जो इंटरेस्ट है वो ए को रखने का अधिकार है या नहीं है। बेशक रख तो सकता है, अधिकार भी है, लेकिन क्या ए ने ऐसा करने के लिए बी को बोला था? तब तो नहीं बोला था, राइट। पहले तो उनके बीच में कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं था। लेकिन अगर ए सी से वो इंटरेस्ट का मनी अपने पास रख लेता है, इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि ए के ही कहने पर बी ने ए का पैसा सी को उधार दिया था, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने क्या किया, ए ने रेटिफाई किया है, ए ने पुष्टि की है किस कार्य की, बी के पैसों को उधार देने के कार्य की। किसको उधार दिया? सी को दिया। और रेटिफाई कैसे हुआ? सी के लाए हुए इंटरेस्ट के पैसों को जब ए ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब हुआ कि ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बी के द्वारा उसके पैसों को किसी थर्ड पर्सन को उधार देने में। अब समझ में आ गई आपको पूरी स्टोरी। सो रेटिफिकेशन क्या है? रेटिफिकेशन मीन्स एक्सेप्टेंस और अप्रूवल ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क एट ए लेटर डेट। किसी बात की डेट पर अगर आप एक्सेप्टेंस दे देते हो, कौन देता है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल देता है। किस एक्ट के लिए देता है? एजेंट के एक्ट के लिए देता है। लेकिन जब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन था ही नहीं, तो एक्ट कैसे हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन उस समय नहीं था जब काम हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल, जो कि अब प्रिंसिपल है, पहले नहीं था, जिसने एजेंट उस पर्सन के काम को यस कर दिया, तो तुरंत ही मतलब रेटिफाई करते ही दोनों के बीच में एकदम एक रिश्ता क्रिएट हो गया। और वो रिश्ता क्या था, वो रिलेशन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का था, जिसमें एक्सेप्ट करने वाला प्रिंसिपल बन गया और जिसके कार्य को एक्सेप्ट किया वो बन गया हमारा एजेंट, राइट। अब इसके बारे में ही कुछ और डिटेल करते हैं कि जो रेटिफिकेशन है वो करने के कुछ रूल्स हैं। हम डायरेक्ट रूल्स पे ही आएंगे, क्योंकि इस दौरान जो भी बातें आई हैं ना इस पैराग्राफ में, वो सारी आपकी रूल्स के अंदर कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा रूल्स पे आ जाती हूँ। नंबर 1 है हमारा, एक्ट मस्ट बी इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब क्या है? अभी मैंने बोला बी ने ए का पैसा सी को उधार दे दिया, हालांकि ए ने बी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, ठीक है। लेकिन जब बी सी को उधार दे रहा था ना, तो बी ने एक बात क्लियर कर दी थी सी को कि भाई मेरे को ए ने ये बोला है कि मैं उसका पैसा आपको दे सकता हूँ उधार, ठीक है। तो अब जब भी इसका ब्याज आएगा ना, जो इंटरेस्ट होगा ना, वो आपने ए को देना है, क्योंकि पैसा उसका है और उसने ही मुझे आगे उधार देने के लिए बोला है। अब समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पर जो काम किया गया वो बी ने अपने नाम से नहीं किया, वो ए के नाम से किया है,
ठीक है। तो रेटिफिकेशन का पहला रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल तभी बनेगा ना जब आप उसको प्रिंसिपल की तरह दिखाओगे लोगों के आगे, राइट। दूसरी बात कह रहा है रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड बाय द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट वाज डन। किसका रेटिफिकेशन करेगा कौन? ए, बी और सी में से किसने करना है रेटिफिकेशन? ए ने करना है, राइट। क्योंकि ए के पैसे को बी ने सी को चढ़ाया है, तो बी एजेंट बन जाएगा, ए के लिए वो काम कर रहा है एक तरह से। मतलब अब तो यही हो गया ना कि ए ने बी को बोला था, तो रेटिफिकेशन कौन करेगा? ए करेगा, राइट। फिर तीसरा है प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। इसका मतलब कि जब बी सी को पैसा दे रहा था उस समय क्या वो प्रिंसिपल यानी ए जिंदा था, उसका एग्जिस्टेंस था? कभी कभी ऐसा भी होता है, ए ने बी को पैसा उधार दिया 10,000 रुपये, लेकिन जब बी उसमें से 5,000 या 10,000 सी को दे रहा था, एट दैट मोमेंट जो है ए की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, ए की डेथ हो चुकी थी। अब सी जो है इंटरेस्ट का पैसा लेकर ए के पास गया, तो ए तो ज़िंदा ही नहीं है, ए के घर वाले हैं, वो उनको घर वालों को दे रहा है, तो घर वाले तो वैसे भी इस बात को रेटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? कारण बेटा रेटिफिकेशन वही कर सकता है जिसके नाम का काम किया गया है। ए के नाम से पैसा उधार दिया गया था, जब ए ही नहीं रहा तो रेटिफिकेशन कोई और पर्सन नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा रेटिफिकेशन हमेशा तभी किया जाएगा जब प्रिंसिपल उस समय मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जब बी सी को पैसा उधार दे रहा था ना, तभी प्रिंसिपल का, उस टाइम पे प्रिंसिपल जिंदा था कि नहीं था? बाद में जब ब्याज का पैसा देने गया तब तो वैसे ही मर चुका था वो, है कि नहीं बात? तो लेकिन एट दैट मोमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये जिंदा होता फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं ना मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ? मैं बात देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो फिलहाल क्या था, शुरुआत एक बार शुरू से देखते हैं। ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट था? किसी भी तरीके का नहीं था। ए ने सिंपल बी को उधार दिए थे बी के काम के लिए, ओके। अब फिलहाल कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, ओके। अब बी ने सी को उधार दे दिया कह के कि ए ने मेरे को बोल रखा है कि मैं पैसा आगे उधार दे सकता हूँ, ठीक है। सी ने उधार ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ गया? कॉन्ट्रैक्ट अभी कोई नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन बी ने सी को जब कहा कि ए ने मुझे बोला है, तो सी मान गया और सी ने पैसा ले लिया और यूज़ करने लगा, राइट। अब ए को पता लगा कि बी ने मेरा पैसा चढ़ा दिया है, तो ए ने बी के कार्य को रेटिफाई कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, चढ़ा दिया, मैंने वैसे भी आगे उधारी देनी थी, तुमने आगे दे दिया, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो ए ने बी के कार्य को रेटिफाई कर दिया। जिस दिन रेटिफाई किया तुरंत ही दोनों के बीच में एजेंसी का अनुबंध स्थापित हो गया। अब वो अनुबंध कब से स्थापित हुआ? बैक डेट से। बैक डेट कौन सी वाली? जिस दिन बी ने सी को पैसा दिया था तब से। अब समझ में आया मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ? कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व शुरू में बिल्कुल नहीं था, लेकिन ए के रेटिफाई करते ही कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली अस्तित्व में आ गया। बट कब से आया? बैक डेट से आया, ठीक है। अभी जो मुद्दा है, पॉइंट है, वो ये कहता है कि व्हेन बी वाज गिविंग द अमाउंट टू सी एट दैट मोमेंट, क्या प्रिंसिपल जिंदा था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो उसका अस्तित्व होता, जिंदा का मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई वाकई में भाई उस जिंदा के अलावा भी और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उस पर्सन का अस्तित्व था या नहीं था। अब मान लीजिए 1% ए माइनर है, ए ने पैसा बी को दे रखा है, बी ने ए का पैसा सी को दे दिया। जब बी ए का पैसा सी को दे रहा था तो उस समय ए माइनर था, उस समय ए माइनर था। अब आप बताओ, क्योंकि ए माइनर है, जब बी सी को पैसा दे रहा है तो उस समय ए माइनर है, तो अगर कल को ए मेजर भी हो जाता है और मेजर बनने के बाद बी के कार्य को रेटिफाई करता है, क्या ये रेटिफिकेशन उचित होगा? कानून की नज़रों में नहीं होगा। कानून की नज़रों में रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता। कारण भाई रेटिफिकेशन कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा ना। और प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनाने के लिए एक रूल क्या कहता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब बी सी को पैसा दे रहा था, क्या ए के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी थी? नहीं थी ना। जब ए के अंदर उस समय कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं थी ना, तो बाद में कितना मर्जी वो 18 साल की उम्र पार कर जाए लेकिन रेटिफाई नहीं कर पाएगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अस्तित्व का मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी से भी है। एक एग्जाम्पल और ले लो,
आपने देखा होगा कंपनी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंपनी को अस्तित्व में आने से पहले प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के जिनके दिमाग में जो कंपनी का एक बनाने का विचार, एक आइडिया माइंड में आता है, वो डिस्कवर करते हैं कंपनी को, ठीक है। प्रोमोटर बोलते हैं उनको। अब प्रोमोटर जब कंपनी का निर्माण कर देते हैं तो प्रोमोटर्स का अस्तित्व ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन कंपनी बनाने के लिए प्रोमोटर्स को थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो प्रोमोटर कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, कर किसके लिए रहे हैं? कंपनी के लिए कर रहे हैं। क्या कंपनी उस समय है? भाई कंपनी तो बनी नहीं है ना, कंपनी बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बाद में प्रोमोटर जो है कंपनी के पास आते हैं कि भाई हमने तो देखो तुम्हारे को बनाने के लिए इतना कुछ किया, अब हमारे जो भी डील्स थी उसमें उसकी जिम्मेवार तुम हो। क्या कंपनी जिम्मेवारी लेगी? क्या कंपनी रेटिफाई कर सकती है? नहीं कर सकती। कारण यही है कि व्हेन प्रोमोटर्स वर डीलिंग विद थर्ड पार्टीज एट दैट मोमेंट देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंपनी। जब उस समय एग्जिस्टेंस नहीं था ना कंपनी का, तो कंपनी बाद में रेटिफाई भी नहीं कर पाई, ठीक है। आगे चले। प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। वही बात आ गई, प्रिंसिपल के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कब होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट का यानी कि रेटिफाई करते ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना उस समय, एंड एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। एक तो रेटिफिकेशन के समय और एक जब बी और सी के बीच में वो जो पैसों का लेन देन हुआ उस समय, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो पॉइंट है जब आपका जो एजेंट है जिसके कार्य को आप रेटिफाई करने वाले हो, वो थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। भाई कर तो आपकी वजह से, आपने कहा नहीं है लेकिन कर तो आपके लिए रहा है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारा एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट इज़ ओनली लॉफुल एक्ट्स कैन बी रेटिफाइड। सिर्फ कानूनी। अब ये नहीं है कि एक पर्सन ने आपके लिए किसी का मर्डर कर दिया और बाद में आएगी जी भैया तो मैंने तो तुम्हारे लिए मर्डर किया है, तो देखो अब तुमने जिम्मेवारी लेनी है। तो आप क्यों जिम्मेवारी लोगे? गलत कार्य की जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेना चाहेगा। कौन किसके लिए जेल जाना चाहेगा? नहीं। तो इलीगल एक्ट्स के लिए कोई रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। रेटिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप कानूनी तौर पर किसी को बांध रहे हो। अब कानूनी तौर पर कोई बांधेगा क्यों? जब कुछ गलत कार्य हो गया है तो अपने आप को कानूनी अड़चन में वैसे भी कोई नहीं फंसाना चाहेगा, तो इलीगल कार्यों का कोई रेटिफिकेशन नहीं होगा। फिर आ रहा है रेटिफिकेशन मस्ट बी विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। अब मान लीजिए ए बी को पैसा दे रहा है उसके कार्य के लिए, बी ने ए का पैसा सी को चढ़ा दिया, लेकिन बी ने ए को कहा कि भाई देखो मैंने आपको ही फ़ायदा करने के लिए सी को पैसा दिया है, आप प्लीज़ मेरे कार्य को रेटिफाई कर दो ताकि मैं इस पचड़े से बाहर निकल जाऊँ और आप फिर अपने आप डील कर लेना। ए ने कहा ठीक है, लेकिन ए को बी ने कई बातें ना छिपा ली। जैसे उसने ये नहीं बताया कि जो सी है ना वो पहले भी लोगों का पैसा लेके भाग चुका है। बताना चाहिए था ना। अगर बी ने ए को सी की असलियत बताई होती तो क्या ए उस बात के लिए रेटिफाई करने के लिए मान जाता? बिल्कुल नहीं मानता ना, ठीक है ना। वो तो कहता भैया बी मैंने तो तेरे को पैसा दिया, मैं तो तुझसे ही पैसा लूँगा। अगर उसको सी की असलियत पता लग जाती तो बी ने धोखे से ए की रेटिफिकेशन ले ली या बी ने सारे फैक्ट्स नहीं बताए, तो अगर ए को ये पता लगे बाद में कि भाई बी जो है गड़बड़ कर रहा है, तो और वो ये अगर कोर्ट में प्रूव कर दे कि भाई बी ने मेरे को सारी बातें नहीं बताई, अगर बताई होती तो मैं रेटिफाई नहीं करता, तो वो रेटिफिकेशन इनवैलिड हो जाएगा। अगर कर भी दिया तो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द होल ट्रांजेक्शन कैन बी रेटिफाइड। अभी मान लीजिए बी ने ए के पैसों में से आधे पैसे सी को दे दिए, ठीक है कोई बात नहीं। जब ए जो है बी के पैसे को, जब ए बी के पैसे को जो है सी को चढ़ा रहा है, मतलब 5,000 या 10,000 जो भी दे रहा है उसको, और अगर ए कहे कि नहीं भाई जो तूने पैसे दिए हैं ना उसको, मैं उसके भी 1/3 पैसों का ही रेटिफाई करूँगा, बाकी के पैसे तो तू मुझे वापस कर, ऐसा नहीं होगा। जो कार्य उस पर्सन ने आपके लिए किया है आप उसके पूरे काम की रेटिफिकेशन करोगे, आधे अधूरे के काम की रेटिफिकेशन का कोई रूल नहीं बनता। या तो टोटल रिडक्शन करो या टोटल एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट इज रेटिफिकेशन शुड नॉट पुट अ थर्ड पार्टी टू डैमेज। कई बार ऐसा होता है रेटिफिकेशन करते ही थर्ड पार्टी बेचारी फंस जाती है, ऐसा भी हो जाता है कई बार।
कई एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान ली ए और बी और सी के बीच में अगर जो है कुछ इस तरीके का सीन हो कि बी के काम को अगर ए रेटिफाई कर देता है तो उससे सी का नुकसान हो जाता है। भाई आपके रेटिफिकेशन के से किसी थर्ड पार्टी को अगर डैमेज हो रहा है ना, तो वो रेटिफिकेशन गलत हो जाएगा, वो इनवैलिड करार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें ये भी देखना होगा कि हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी के ऐसे काम को रेटिफाई तो नहीं कर रहे हैं ना जिससे तीसरे पर्सन को नुकसान हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। और उसके अलावा आ रहा है रेटिफिकेशन मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। अब रेटिफिकेशन करना कब तक है? सारी ज़िंदगी थोड़ा इंतज़ार करेगा कोई। आपके पैसे को उसने उधार दे दिया है, आप कभी ना कभी तो उसकी बात को हाँ करोगे या ना कर दो, लेकिन एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रेटिफिकेशन मस्ट बी डन इन विद इन अ रीजनेबल टाइम। या तो एजेंट या जो भी पर्सन है या तो एक बता दे कि भाई आपको एक्सेप्ट करना है तो आप 2 महीने में मुझे बता दो, नहीं करना तो फिर मैं अपने आप देखूँ। है कि ऐसे ही होता है ना, जब एक पर्सन कहता है कि भाई अगर तुमने ये काम करना है तो ठीक है, ना तो फिर मैं अपने हिसाब से देखूँ। वही बात यहाँ भी है कि जिस पर्सन ने आपके लिए काम किया है, अगर आप उसके कार्य के रेटिफाई भी नहीं कर रहे हो, आनाकानी कर रहे हो, तो भाई कुछ तो करोगे, हाँ ना कुछ तो करोगे। तो या तो हाँ करो या ना करो, ये लेकिन लाइन क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आप अपने व्यवहार से भी रेटिफाई कर सकते हो और आप अपने एक्सप्रेस यानी बोलकर और लिख कर भी कर सकते हो। मान लो अगर मैं ए कह देता है बी को कि ठीक है तुमने पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हो गया जी ओरल, और लिख कर दे देता है तो रिटर्न में हो गया। और अगर सी इंटरेस्ट का अमाउंट लेकर ए के पास जाता है और ए चुपचाप रख लेता है, तो उसने अपने व्यवहार से ये शो कर दिया कि ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन, राइट। फिर कह रहा है रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जैसे ही रेटिफिकेशन करो तो उसको आप जो है एजेंट को कम्युनिकेट तो करोगे ही कि भैया मैंने तेरे कार्य को रेटिफाई कर दिया है। ठीक है, अब जब तक रेटिफाई नहीं करोगे तो वो भी तो बेचारा टेंशन में रहेगा ना, तो ये सीन है। अब अफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन क्या है? अफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन इसका होता है रिट्रोस्पेक्टिव, यानी कि बैक डेट से हो जाएगा। मैंने फिर से बताया आपको कि ए और बी हैं, ए ने बी को पैसा दिया है, बी ने ए का पैसा सी को दे दिया है, लेकिन बी जिस दिन सी को पैसा दे रहा था उस समय तक ए की कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन बाद में ए बी के कार्य की रेटिफाई कर देता है। तो अब क्या होगा? वो रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि बी ने जो भी सी के साथ डील किया है ना, वो ए को उस दिन से एक्सेप्टेड है जिस दिन से बी और सी के बीच में डील हुई थी। मतलब बी ने जब भी डील की थी, चाहे 6 महीने पहले की थी, चाहे साल पहले की थी, ए उसी डेट से बी के सारे कार्य की जिम्मेवारी अपने सर पर ले रहा है और इस तरीके से बताएगा कि भाई इसको मैंने ही बोला था करने के लिए। इसे बोलते हैं एक्स पोस्ट एक्ट्स एजेंसी, यानी कि जो पास्ट में हो चुका है उस काम को आप आगे आने वाले समय में एक तरीके से अपनी एजेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो बैकडेट के से रहा है। और अगर एक बार प्रिंसिपल अपनी रेटिफिकेशन दे देता है तो एजेंट की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है प्रिंसिपल अपने सर ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो एजेंट को उसने एजेंट बना दिया एक तरह से, तो एजेंट अपने रेम्यूनरेशन के लिए, अपने कमीशन के लिए भी एक तरह से उसका राइट बन जाएगा। पहले तो देखो राइट था ही नहीं, क्योंकि हमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं था करने के लिए, अब अपनी मर्जी से करे जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कह देते हो कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, जो तूने किया बहुत बढ़िया किया और हम तेरे साथ हैं, इसका मतलब साथ का मतलब ये होता है कि एजेंट को जो मिलना चाहिए उसका रेम्यूनरेशन वगैरह जो कुछ है फिर वो आप उसको दो। तो ये था हमारा रेटिफिकेशन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी कब ख़त्म होती है, यानी कब फिनिश हो जाती है, कब कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 तरीके से होता है। एक होता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्टीज़, यानी दोनों पक्षकारों के बीच में कुछ इस तरीके का कार्य हो, और दूसरा होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानूनी तौर पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टर्मिनेशन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, यानी कि दोनों पक्षकार जब कुछ इस तरीके का कार्य करते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे सबसे पहले आ रहा है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि एक दूसरे से सलाह करके, एक दूसरे से एक्सेप्टेंस लेकर।
जिस तरीके से दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, मैं आपको बोलूँगी कि आप क्या मेरे लिए एजेंट बनोगे, आपने यस कर दिया, एग्रीमेंट हो गया, और अगर वो एग्रीमेंट ओके है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो हो गया जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हम आ गए, मैं प्रिंसिपल बन गई, आप एजेंट बन गए। ओके, सो जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ एजेंसी बनाने का, उसी तरह से हम दोनों बात करके फिर से एग्रीमेंट को तोड़ भी तो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम जो है ना आगे के लिए, अब तुम मेरे एजेंट नहीं रहे और मैं तुम्हारी प्रिंसिपल नहीं रही। नंबर 1। नंबर 2, रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। अब होता है रेवोकेशन, रेवोकेशन समझते हैं, तोड़ना। प्रिंसिपल चाहे तो एजेंट को उसके अधिकारों से वंचित कर सकता है और उसे अपनी एजेंसी के अनुबंध से आज़ाद कर देता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है। अगर उसको एजेंट के कैरेक्टर पे डाउट है, अगर उसको लग रहा है एजेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो एजेंसी के अनुबंध को बीच में ही रिवॉक कर सकता है, यानी कि मना कर सकता है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें प्रिंसिपल ऐसा कार्य नहीं कर सकता। अब वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं? देयर आर 3 सर्कमस्टांसेस। जैसा सबसे पहले सर्कमस्टांस कह रहा है कि अगर एजेंट ने कोई पर्सनल इंटरेस्ट एजेंसी में दिखा दिया है। अब इसका मतलब बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए ने बी से 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। ए ने बी से 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। बी उससे पैसे मांग रहा है। ए ने कहा कि भैया बी पैसे तो है नहीं मेरे पास, हाँ एक छोटा सा प्लॉट रखा है, अगर मेरा प्लॉट बिक जाता है तो मैं उसमें से तेरे को पैसे दे सकता हूँ। बी को लगा चलो ये तो ठीक है, वही वाली बात है ना, भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ तो मिलेगा। तो बी ने कहा ठीक है मैं तेरा प्लॉट बिकवा देता हूँ। तो बी को ए ने एजेंट बना लिया कि भाई ये प्लॉट बिकवा, जो पैसे आए 1 लाख रुपये अपने रख, बाकी के पैसे मुझे पकड़ा, ठीक है। तो बात हो गई। अब बी जो है प्लॉट का कस्टमर ढूंढ रहा है। इन बिटवीन क्या हुआ, ए का दिमाग फिर भिर गया और उसने बी को कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं प्लॉट बेचता। क्या ऐसे केस में ए बी को जो उसने अनुबंध किया है, एजेंट बनाया है कि ठीक है मेरा प्लॉट बिकवाना, क्या उस कार्य से पीछा छुड़ा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब कारण क्या है? कारण ये है कि भाई अगर 1 लाख रुपए का चक्कर बीच में ना होता ना, तो बी को काम बीच में छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन अगर बी बीच में छोड़ देता है, भैया प्लॉट तो वापस है तो ए का ही, लेकिन अगर ये पीछे हट जाता है बी, तो उसका 1 लाख रुपए डूब सकता है। तो इसीलिए कोर्ट ऐसा आपको परमिट नहीं करती कि भाई अगर इस तरीके का कोई सीन है तो बी को पूरा अधिकार है कि वो प्लॉट बेचकर पहले अपना पैसा ले। तो आप उसको बीच में रोक नहीं सकते कि भाई नहीं नहीं अब प्लॉट मत बेचना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ क्या चक्कर है, यहाँ है उस एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर पर्सनल इंटरेस्ट ना होता ना उस प्लॉट को बेचने में, तो आप उससे ये अधिकार छीन सकते थे, आप नहीं छीन सकते। नंबर 1। नंबर 2, वेयर द एजेंट हैज़ इनकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी। अब पर्सनल लाइबिलिटी का ये सीन होता है, जैसे मान लीजिए चलो लोन का चक्कर नहीं है, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो और आपने अपने एजेंट को बोला है कि भाई ऐसा है ये कुछ सामान खरीद कर लाना है, कुछ माल खरीद कर लाना है और फलानी पार्टी को यानी ये सब उस कस्टमर को पहुंचाना है। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम ऐसा करो अपनी जेब से पैसा लगा के सामान खरीद के ना उसको पकड़ा दो, मैं बाद में तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आपने ऐसा कर दिया का मतलब होता है आपने अपनी जेब से पैसे लगाए, सामान खरीदा और थर्ड पार्टी को दे भी दिए। अब तो भाई आपको पैसे मेरे देने बनते हैं और मैं उसी दिन कह दूँ जी मैं आज से तुम मेरे एजेंट नहीं रहे, जाओ टाटा बाय बाय। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसे टाटा बाय बाय कैसे करने देगा भाई, उसने अपना पैसा जेब से लगा दिया है। जब तक आप उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, जो खर्चा उसने किया है, वो देना तो आपको ही है ना। जब तक वो दे नहीं देते आप उसको एजेंसी के अनुबंध से आज़ाद नहीं कर सकते ना, आज़ाद हो सकते हो आप प्रिंसिपल से। तो उसका लेना देना जो भी करोगे क्लियर करके उसके बाद आप अनुबंध तोड़ सकते हो, वरना नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तीसरा है वेयर द एजेंट हैज़ एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी पार्शियली। अब यहाँ पे मान लो मैं इसी पॉइंट को उठा लूँ कि आपने कहा कि 1 लाख रुपए का सामान उठाकर फलाने कस्टमर को पकड़ा दो, अभी पैसे मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और उसने क्या किया, 40,000 का सामान खरीद के कस्टमर को पकड़ा दिया और अभी बाकी 60,000 का लेना ही था। इन बिटवीन आपने एजेंसी के अनुबंध को तोड़ने की सोची कि मैं भाई मुझे नहीं ज़रूरत, अब तुम अपना काम और कुछ देखो। तो भाई ही हैज़ एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी, उसने अपने अधिकार, जो अधिकार आपने उसको दिया था सामान खरीद के बेचने का या देने का, उस अधिकार का इस्तेमाल पार्शली कर लिया है। अब आप उसको बीच मझदार में नहीं छोड़ सकते, या तो उसके उस 40,000 को दो
ठीक है, या फिर अपना पूरा 1 लाख रुपए का सीन बनेगा, आप उसकी पेमेंट करोगे और उसके बाद ही आप उससे पीछा छुड़ा सकते हो, यानी कि फिर अनुबंध आप बीच में तोड़ नहीं सकते, एजेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते, समझे। नेक्स्ट आ रहा है जी, अब आ रहा है, यहाँ तक बात का आपको क्लियर हो गई। पहला मैंने बोला पार्टीज़ के बीच में हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, प्रिंसिपल तोड़ सकता है, प्रिंसिपल 3 वजह से नहीं तोड़ सकता, वैसे तोड़ सकता है। और जैसे प्रिंसिपल तोड़ सकता है वैसे ही हमारा एजेंट भी तो तोड़ सकता है। जब एजेंट अब कहता है ना कि अब मुझे आगे एजेंट नहीं बनना, मैं बस अपना मैं ये चक्कर में नहीं आना चाहता, मुझे आज़ाद करो, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ वो ख़त्म करो, उसे बोलते हैं रिनंसिएशन। जो एजेंट मतलब मना कर रहा है कि आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने से। लेकिन अब एजेंट में भी वही बात आती है, एजेंट ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें प्रिंसिपल जिम्मेदार, ऑब्वियसली जिम्मेदार तो देखो प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एजेंसी 2 साल के लिए थी और आप बीच में ही छोड़कर जा रहे हो और उससे अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान हुआ तो भरेगा कौन? आप ही भरोगे ना। तो एजेंसी के अनुबंध में ये देखा जाता है कि अगर ये अनुबंध 2 साल के लिए हुआ है, 4 साल के लिए हुआ है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, तो जब तक वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वो पर्टिकुलर टाइम ख़त्म नहीं हो जाता आप बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। और अगर जाते हो और उससे कोई नुकसान होता है देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस, राइट। नेक्स्ट आ रहा है टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो आपको पहला क्लियर हो गया, अब लॉ आ गया बीच में जी। अब लॉ अपनी जो है जादू की छड़ी चलाएगा और आपका अनुबंध जो है ख़त्म होगा। कैसे? जैसे नंबर 1 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने अपना अपना काम किया, प्रिंसिपल ने जो कार्य दिया था एजेंट ने किया, बात ख़त्म। मान लीजिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, हो गया, 2 साल पूरे होते ही परफॉर्म हो गया, तो सब टाटा बाय बाय करके अपने अपने घर, यानी कि अब एजेंसी का अनुबंध ख़त्म हमारा। एक्सपायरी ऑफ टाइम, जैसे मैंने बोला ना 2 साल के लिए, परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया तो भी जा सकते हैं। तीसरा है डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों पर्सन में से अगर किसी की डेथ हो जाए या कोई पागल हो जाए या कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या कोई ऐसा हो जाए कि भाई अब वो अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहा है या कुछ उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है, इन दैट केस भी अनुबंध जो है ख़त्म हो जाता है। कारण ये होता है कि एजेंसी का जो अनुबंध होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। आप हर राह चलते यारी गहरे को थोड़ी ना अपना एजेंट बना सकते हो। आप किसी ऐसे पर्सन को ही तो एजेंट बनाओगे ना जो विश्वास का बंदा होगा, जिस पर आप विश्वास कर सको, जिसके हाथ में अपने बिजनेस की बागडोर सौंप सको, राइट। तो अभी प्रिंसिपल और एजेंट में से किसी की भी डेथ हो जाती है या कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो एजेंसी का अनुबंध अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे प्रिंसिपल की डेथ हो गई तो एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर रहेगी कि वो सारी चीज़ों का सही हिसाब किताब उसके घर वालों को दे ताकि वो आगे उसको अपने आप अपने हिसाब से देख सके। इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल का वर्ड नाम क्यों लिया गया, उसका रीज़न है। प्रिंसिपल वो है जो एजेंट के कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कौन होना चाहिए? जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी रखता हो। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में आपने देखा होगा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं, इंसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इंसॉल्वेंट हो गया प्रिंसिपल तो उसी दिन से एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कुछ डिसीजन ऐसे भी दिए हैं जिसमें ये भी कह रखा है कि अगर एजेंट भी इंसॉल्वेंट हो जाता है ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है टूट जाते हैं। हालांकि बात वही आ जाती है कि एजेंट गड़बड़ कुछ भी करे, दिवालिया हो जाए, कुछ हो जाए, जिम्मेवारी तो प्रिंसिपल की होती है। लेकिन कुछ डिसीजंस कोर्ट्स के आए हैं जो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये मत सोचना कि खाली प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो ही एजेंसी टूटेगी, एजेंट के इंसॉल्वेंट होने की वजह से भी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मकान के लिए आपने एजेंट अपॉइंट किया है, मकान ही नष्ट हो गया है, अर्थक्वेक आ गया, ख़त्म होगी कहानी, किस चीज़ को बेचोगे जब चीज़ ही नहीं रही तो एजेंसी का अनुबंध अपने आप ख़त्म हो जाएगा। प्रिंसिपल बिकमिंग अलाइन एनिमी, दोनों प्रिंसिपल मतलब मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान में रहता है, आप इंडिया में रहते हो और पाकिस्तान के साथ रिलेशन थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं बीच बीच में, तो वो अनुबंध जो है अपने आप कैंसिल हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी यानी कंपनी अगर प्रिंसिपल है या एजेंट है और कंपनी अगर डिसॉल्व हो गई, जब एजेंट एज ए एजेंट कोई कंपनी काम कर रही है और डिसॉल्व हो गई तो एजेंट ख़त्म हो गया ना, कंपनी है प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही है, अगर डिसॉल्व हो गई तो प्रिंसिपलशिप भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये थे जी हमारे पॉइंट्स जब हमारा उसका टर्मिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज इर्रेवोकेबल एजेंसी।
इर्रेवोकेबल एजेंसी का मतलब होता है कि एजेंसी का को कब रिवोक नहीं किया जा सकता है। इसमें आपने ये सारे यही 3 पॉइंट्स एज इट इज़ लिखने हैं कि प्रिंसिपल कब रिवोक नहीं कर सकता। ये वाला जब पर्सनल इंटरेस्ट हो, जब उसने अपनी पर्सनल लायबिलिटी ले ली हो, जब एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को पार्शली पूरा कर लिया हो। आप चेक कर सकते हो, यही 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको 1 2 3, तो इसका आंसर वही रहेगा। यानी कि कौन कौन से ऐसे हालात हैं जब प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता, मतलब एजेंसी के अनुबंध को बीच में नहीं तोड़ सकता। फिर आ रहा है व्हेन डज टर्मिनेशन टेक अफेक्ट, टर्मिनेशन कब से लागू होगा। जैसे ही प्रिंसिपल टर्मिनेट करता है, उसकी अथॉरिटी को ख़त्म करता है, तब से जो है वो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, आपने अगर एजेंट को कह दिया है कि भैया चलो आपका काम ख़त्म हुआ, अब टाटा बाय बाय, तो ऐसे नहीं बात बनेगी जब तक थर्ड पार्टी को आप ये नहीं कहोगे कि भैया थर्ड पार्टी अब मेरा इस एजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, कल को कोई अगर ये आपका काम करता है ना, मेरा नाम लेता है, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। यानी कि यू विल हैव टू इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप टर्मिनेशन तो कर रहे हो लेकिन थर्ड पार्टी को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और वो एजेंट है हमारा आपके नाम से थर्ड पार्टी के साथ डील पे डील किया जा रहा है, तो आप ही फंसोगे और कोई नहीं। सो थर्ड पार्टी जब कनेक्ट हो जाती है ना, तो एजेंट से अथॉरिटी उसकी नेगोशिएट करने की, उसकी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की तब तक रहेगी जब तक कि थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं हो जाती। ध्यान में रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। जो एजेंट है ही कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल जब तक उसको नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, राइट। सो ये था हमारा कि टर्मिनेशन कब से अफेक्टेड होगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम और आगे टॉपिक चेक करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।